नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नैरेटिव कैसे बनता है, कैसे गढ़ा जाता है और उसको कैसे स्थापित किया जाता है, इसके बारे में आज बताऊंगा। पहले भी इसकी बात कर चुका हूं इस मुद्दे पर, लेकिन आज एक दूसरी बात, एक उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा कि नैरेटिव खास तौर से लेफ्ट लिबरल मीडिया जो है, खास तौर से लेफ्ट लिबरल मीडिया और सेकुलर ब्रिगेड, ये कैसे एंटी बीजेपी, एंटी हिंदुत्व, एंटी सनातन एजेंडा बनाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं और उसको स्थापित कर देते हैं, और हम आप सब लोग धीरे धीरे उसको सच मानने लगते हैं। एक झूठ गढ़ा जाता है जिसमें आधा सच होता है और झूठ का ज़्यादा हिस्सा होता है। दोनों को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बनाया जाता है जिसको लेकर हमको आपको लगता है कि इससे बड़ा सच या इसके अलावा और कोई सच हो ही नहीं सकता है। बात करूंगा, उदाहरण दूंगा 1993 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव। उस चुनाव के बाद नतीजे आए और आपको मालूम है कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, सपा बसपा की सरकार बनी और एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब ये देखिए, ये कोई चुनावी जीत का नारा नहीं था। ये एक धर्म को और सनातन धर्म को इस मामले में नीचा दिखाने का मामला था, उसकी हार बताने का मामला था। चुनाव हो रहा था दो पार्टियों, एक गठबंधन और एक पार्टी के बीच में। चुनाव में हार जीत होती रहती है, कोई पार्टी कभी जीतती है कभी हारती है, लेकिन सनातन धर्म पर उसके जरिए अटैक किया जाए। जब बीजेपी जीतेगी तो वो सांप्रदायिकता की जीत होगी, और जब बीजेपी हारेगी तो धर्मनिरपेक्षता की जीत होगी और सनातन धर्म के खिलाफ लोगों का एक तरह से रिजेक्शन होगा। ये बताने की कोशिश कि मुलायम और कांशीराम मिल गए तो जय श्री राम यानी हिंदुत्व हवा में उड़ गया। अब इससे बड़ा झूठ मैं ये अपनी राय के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ इसलिए आप मान लीजिए। मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं, नतीजा आप, निष्कर्ष आप खुद निकालिए। 1993 में पहली बार सपा और बसपा का अलायंस हुआ। सपा वैसे 92 में बनी ही जनता दल से निकलकर, मुलायम सिंह यादव निकले और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी उससे पहले से थी। तो बहुजन समाज पार्टी, और उस समय याद रखिए ये वो दौर था जब कांशीराम उत्तर प्रदेश के दलितों के, सभी दलितों के नेता थे। केवल जिस तरह से मायावती की आज जो स्थिति हो गई है कि केवल जाटवों की नेता रह गई हैं, कांशीराम के साथ ऐसा नहीं था। कांशीराम जो है वो सारे दलितों के नेता थे। दलित समाज में जितनी जातियां आती हैं उन सब के नेता थे। और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव आज जिस तरह से हैं उस तरह से यादवों के नेता नहीं थे, सिर्फ सभी पिछड़ों के नेता थे। तो एक दलित समाज का नेता, सर्वमान्य नेता, और एक पिछड़ा वर्ग का नेता, सर्वमान्य नेता, ये दोनों मिले। तो दोनों को मिलते देखकर मुसलमानों को ये बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई कि इन दोनों के साथ जाने पर ही बीजेपी को हराया जा सकता है। तो अब आप देखिए, दलित समाज पूरा पिछड़ा वर्ग और उसके साथ मिला मुस्लिम वर्ग, और ये ऐसा कॉम्बिनेशन है उत्तर प्रदेश की जो डेमोग्राफी है, उसको अगर आप उस पर ध्यान दें तो ये श्योर शॉर्ट विनिंग कॉम्बिनेशन है। इसको कोई हरा ही नहीं सकता, इसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। ये ऐसा कॉम्बिनेशन था। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूं कि चुनाव में, चुनावी राजनीति में दो तरह की चीज़ें, दो तरह के सिद्धांत काम करते हैं। एक होता है अर्थमेटिक का और दूसरा होता है केमिस्ट्री का। अर्थमेटिक का सिद्धांत जब काम करता है और कई पार्टियां मिलती हैं, उनका जो वोट शेयर है वो जुड़ता है, वो पूरा नहीं जुड़ता है। वो कुछ मात्रा में जुड़ता है, लेकिन जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसको नुकसान ये होता है कि कुछ जो मार्जिनल सीटें होती हैं, जो वो 500, 1000, 1500, 2000, 3000 से, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जीते हैं, वो सीटें हारने की आशंका बढ़ जाती है। ये होता है जब अंक गणित काम करता है। लेकिन जब केमिस्ट्री बनती है तब जितनी पार्टियां गठबंधन में होती हैं वो सब अपना वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र कराती हैं, तो एकदम से उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
और वो ताकत रिफ्लेक्ट होती है रिजल्ट में। तो रिजल्ट देखकर आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर अर्थमेटिक इस चुनाव में काम कर रही थी या केमिस्ट्री काम कर रही थी। तो अब आप केमिस्ट्री अगर सोचिए, केमिस्ट्री अगर इन तीनों वर्गों की मिली होती तो कितना कितना बड़ा वोट शेयर बनता। पिछड़ों की आबादी देखिए, दलितों की देखिए और मुसलमानों की। उत्तर प्रदेश में इसके सामने कौन पार्टी टिक सकती है, कौन नेता टिक सकता है। उस समय देश में भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी और प्रदेश में नेता थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह 1991 में मुख्यमंत्री रह चुके थे। तब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, विधानसभा की 425 सीटें होती थी। 425 में से 221 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी 1991 के चुनाव में, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार बनी और 6 दिसंबर हुआ। उसके बाद किस तरह से सरकार बर्खास्त हुई और फिर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ये सब आपको पता है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने अपनी देश के सबसे बड़े राज्य की सरकार जो पहली बार बनी थी उसको कुर्बान कर दिया। उसके अलावा भी राज्य सरकारें कुर्बान हुई, लेकिन बात अभी केवल उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर कुर्बान कर दी और 6 दिसंबर के बाद चुनाव हो रहे थे 1993 में। तो मुद्दा ये बनाया जा रहा था कि राम मंदिर का आंदोलन चलाने वाले वो जीतेंगे क्या? 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ उस पर जनता की मुहर लगेगी। मुहर कब लगेगी? अगर बीजेपी जीतेगी। और मुहर कब नहीं लगेगी, उसका रिजेक्शन कब होगा? जब बीजेपी हार जाएगी, उसकी विरोधी ताकतें जीत जाएंगी। ये नैरेटिव बनाया गया। चुनाव में ऐसा कोई नैरेटिव नहीं था। लोग इस आधार पर वोट नहीं दे रहे थे कि 6 दिसंबर को हुआ जो वो उसके लिए भाजपा को पुरस्कृत किया जाए या उसके लिए दंडित किया जाए। इस आधार पर लोग वोट नहीं दे रहे थे, लेकिन ये नैरेटिव गढ़ा गया, स्थापित किया गया और लोगों के मन में बिठा दिया गया। ये तो एक बात हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में देश के इतिहास में पहली बार हुआ, एक गठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद विधानसभा के अंदर मारपीट हुई, हिंसा हुई, सर फूटे लोगों के, माइक तोड़कर फेंके गए, कुर्सी और मेज के हिस्से तोड़कर फेंके गए और खून खराबा हुआ विधानसभा के अंदर, और नारा लगता रहा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो अब आप तथ्यों पर जरा गौर कर लीजिए। तथ्यों पर गौर कीजिए। 1993 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 33.3% वोट मिले। ये वोट 1991 में जो उसको वोट मिला था उससे 1.68% ज़्यादा था। तो अगर ये रिजेक्शन या जो है एक्सेप्टेंस थी, तो ये मानना चाहिए था कि 6 दिसंबर को जो हुआ उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार कुर्बान हुई उसके लिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पुरस्कृत किया। लेकिन हमारा जो सिस्टम है चुनाव का, वो सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर आएगा। ये नहीं होता कि 50% से ज़्यादा जो लेकर आएगा, जो ज़्यादा वोट लेकर आएगा वो जीता माना जाएगा, और जीता वो माना जाएगा जिसके पास विधानसभा या लोकसभा जिसका भी चुनाव हो रहा हो, सदन में सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या हो। तो सीटों की संख्या महत्वपूर्ण होती है, वोट गौड़ हो जाता है। वोट का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक बार चुनाव होने के बाद फिर वो एकेडमिक डिस्कशन के लिए उसका इस्तेमाल होता है, और पार्टियां अपना जनाधार देखने के लिए कि बढ़ा घटा या हमको क्या मेहनत करनी है, कहाँ कमी रह गई, इन सब के आकलन के लिए इस्तेमाल करती हैं। अल्टीमेटली मैटर करता है कि सीटें कितनी आई। बहुमत का जो आंकड़ा है 50% + 1, उतनी सीटें आई तो आप जीत गए। उससे कम सीटें आई तो आप हार गए। आपके विरोधी को अगर 50% + 1 मिल गई तो वो आपका विरोधी जीत गया, आप हार गए। ये इस तरह से चुनाव के नतीजे परिभाषित किए जाते हैं। इस तरह से चुनाव के नतीजों का परिणाम जो है वो जनता के सामने और देश के सामने आता है। तो अब आप जरा सा गौर कीजिए कि जो गठबंधन, जो सामाजिक रूप से इतना विराट गठबंधन था, उसको कितने % वोट मिले। सपा और बसपा
यानी मुलायम सिंह और कांशीराम को मिलाकर 29.14% वोट मिले, यानी भारतीय जनता पार्टी से 4.16% वोट कम मिले। और जीता कौन? सपा बसपा का गठबंधन। सपा बसपा की केमिस्ट्री काम कर गई, कहा गया, जबरदस्त तरीके से काम कर गई। आज भी उदाहरण दिया जाता है कि भले ही 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन जो था उसकी केमिस्ट्री काम न की हो, लेकिन 93 में तो काम कर गई थी। और हम सब लोग मानते हैं कि हाँ हाँ काम कर गई थी, सरकार बन गई थी भाई। बीजेपी हार गई थी, सत्ता से बाहर चली गई थी, हालांकि सत्ता में थी नहीं, राष्ट्रपति शासन था, लेकिन सत्ता में उसकी लौटने की जो है कि रास्ते बंद हो गए थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो हम सब लोगों ने मान लिया कि बीजेपी हार गई और सपा बसपा का गठबंधन जीत गया। वो सरकार बनी थी कांग्रेस और जनता दल के समर्थन से। दोनों को मिलाकर भी सीटें कितनी मिली? 176, 176। और बीजेपी को अकेले कितनी सीटें मिली? 177, 177। तो सीट एक ज़्यादा मिली और वोट 4.16% ज़्यादा मिला, लेकिन बीजेपी हार गई। ये नैरेटिव बनाया गया, आज तक चल रहा है। 30 साल हो गए, 30 साल, 3 दशक हो गए ये नैरेटिव बनाया गया और हम आप सब लोग इस पर विश्वास करते हैं, इसको मानकर चलते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि नैरेटिव की ताकत क्या होती है, वो कैसे सच को झूठ और झूठ को सच में बदल देता है। आज तक कहा जाता है कि मुलायम और कांशीराम मिल गए और वैसे फिर से मिल जाएं, यानी सपा बसपा फिर से वैसे मिल जाए और केमिस्ट्री 93 जैसी काम कर जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। ये बड़ा सीधा सा सिंपल सा गणित बताया जाता है, गणित। लेकिन चुनाव और राजनीति ऐसे चलती नहीं। 2019 में भी नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में सपा बसपा मिल गए। उस समय भी अगर आप सामाजिक समीकरण देखिए तो यादव, मुस्लिम और दलित, इन तीनों को मिलाइए और उसके साथ आरएलडी भी शामिल थी, तो जाटों का वोट, इनको मिला दीजिए तीनों को तो फिर विनिंग कॉम्बिनेशन नज़र आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 62, 62+2, अपना दल को उसकी सहयोगी पार्टी है, उसको 2 सीटें मिली थी, 64 सीटें मिली। 16 सीटें सिर्फ पूरे विपक्ष को मिली, जिसमें 1 कांग्रेस की और 15 जो है सपा बसपा की, 10 बहुजन समाज पार्टी को मिली और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को। और याद रखिए 2014 में भी, 2014 में भी समाजवादी पार्टी को 5 ही सीटें मिली थी, तब भी परिवार के ही लोग ज़्यादातर जीते थे। एक भी सीट समाजवादी पार्टी की नहीं बढ़ी, सपा बसपा का गठबंधन होने के, आरएलडी उसमें शामिल थी, उसका गठबंधन होने के बावजूद। अब आप कहेंगे कि भाई लेकिन मायावती की तो बढ़ गई, 0 से 10 पहुंच गई। बिल्कुल सही बात है। मायावती की समस्या ये है कि जब से उन्होंने बीजेपी से अलायंस किया, 2 बार 3 बार सरकार बनाई मिलकर साथ में, तब से मुसलमान उनको शक की नज़र से देखता है। मुसलमान को लगता है कि और ये प्रचार भी किया जाता है, उनके विरोधी खासतौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये प्रचार करते हैं कि अगर बीएसपी को वोट दिया तो चुनाव बाद ये मिल जाएंगे फिर बीजेपी से, और आपका वोट जो है एक तरह से बीजेपी के लिए चला जाएगा। तो मुसलमान इसलिए बीएसपी को वोट नहीं देता। लेकिन जब सपा बसपा और आरएलडी मिले, तब मुसलमानों को लगा कि यही कॉम्बिनेशन है जो बीजेपी को हरा सकता है, इसलिए मुस्लिम वोट मिला। तो दलित, खासतौर से जाटवों का और उसके अलावा मुसलमानों का वोट जैसे ही मिला बहुजन समाज पार्टी को, उसकी 10 सीटें आ गई। और आप 10 की 10 सीटों को उठाकर देख लीजिए, एक एक सीट का आप विश्लेषण कर लीजिए, वो सब की सब सीटें उन इलाकों से हैं जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। तो 2019 में जो बसपा की सीटें मिली वो इस अलायंस की वजह से नहीं, यानी सपा का वोट बसपा को ट्रांसफ़र हुआ इसलिए नहीं, वो केमिस्ट्री बनी इसलिए नहीं, वो अर्थमेटिक भी नहीं बनी। अगर मुस्लिम वोट 2019 में भी बसपा को न मिलता तो बसपा की 10 सीटें ना आती। लेकिन नैरेटिव 93 का चलता है। अब आपको बताता हूं दूसरा उदाहरण बिहार का कि केमिस्ट्री कैसे काम करती है। 2010 का बिहार विधानसभा का चुनाव याद कीजिए। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन था।
और सामने आरजेडी थी, आरजेडी यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के साथ। और बिहार में मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बड़ा फॉर्मिडेबल है, ये आपको पता है। इसके बावजूद 243 सीट्स हैं बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर, और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को सीटें कितनी मिली? 206 सीटें। ये रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी संख्या में, इतने प्रतिशत में कभी सीट किसी पार्टी को नहीं मिली। आरजेडी जब से बनी तब से लेकर अब तक आरजेडी को सिर्फ एक बार पूर्ण बहुमत मिला है, वो भी 1995 में, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। उसके अलावा आरजेडी को अपने दम पर कभी बहुमत नहीं मिला। तो वो केमिस्ट्री थी। जब केमिस्ट्री काम करती है, यानी वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता है, तो उसका नतीजा कैसा होता है? 206 सीटों वाली जीत। और इसकी तुलना कीजिए 1993 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव से। दोनों पार्टियां मिली, सपा और बसपा, और बिहार का जो सामाजिक समीकरण है उससे बड़ा समीकरण था उत्तर प्रदेश का। इसके बावजूद बहुमत तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी से एक सीट भी ज़्यादा नहीं हासिल कर पाए, एक सीट पीछे ही रहे। लेकिन नैरेटिव आज तक 30 साल से चल रहा है, मुलायम और कांशीराम मिल गए थे तो सनातन धर्म को हरा दिया था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से नैरेटिव बनाया जाता है, चलाया जाता है, उसे स्थापित किया जाता है। इस पर हज़ारों, और ये एग्जेजरेशन नहीं है, हज़ारों लेख देश विदेश में लिखे गए कि किस तरह से जातीय समीकरण के जरिए हिंदुत्व को हराया जा सकता है, यानी जाति की शक्तियां धर्म को हरा सकती हैं, ये स्थापित करने की कोशिश हुई। इसलिए बीजेपी को हराना है, हिंदुत्व को हराना है, भारत में हिंदुत्व को रोकना है, उसके विस्तार को सीमित करना है, तो भारत को जातियों में बांटो। तो जाति में बांटो तो वो सामाजिक न्याय है। धर्म के आधार पर एकता की बात करो, धार्मिक एकता की बात करो, हिंदुत्व की, सनातन धर्म की बात करो, तो वो सांप्रदायिकता है। ये नैरेटिव पिछले 75 साल में गढ़े गए हैं और वो स्थापित हो चुके हैं। हम आप जो इससे सहमत दिल से नहीं होते, फिर भी मानते हैं, तर्क जब करते हैं, जब बहस करते हैं, तो उसमें मानते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। बिल्कुल गलत बात है। और इस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त किया 2014 में नरेंद्र मोदी ने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में उन्होंने जो मुस्लिम वोट का वीटो था उसको किस तरह से ख़त्म कर दिया, ये हमारे आपके सामने है। उससे पहले ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किसी प्रदेश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर, मुस्लिम वोट जिसको नहीं मिलेंगे वो सत्ता में आ भी सकता है। नरेंद्र मोदी ने 2 बार लोकसभा में साबित किया, तीसरी बार भी करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 बार साबित हो चुका और प्रचंड बहुमत से साबित हो चुका। लेकिन जो नैरेटिव बनाने वाले हैं वो अभी तक इसको स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ गलती हो गई। लेकिन ये जो उनकी अवधारणा है कि मुस्लिम वोट के बिना कोई नहीं जीत सकता, उससे वो हटने को तैयार नहीं है। और बार बार जनता ये संदेश दे रही है कि किसी एक धर्म की बात करोगे तो उसको तुष्टीकरण कहा जाएगा, उसको धर्मनिरपेक्षता नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी धर्म की बात करेगी, हिंदुत्व की बात करेगी, तो उसको धर्मनिरपेक्षता नहीं कहा जाएगा, उसको सांप्रदायिकता कहा जाएगा। तो नैरेटिव की इस ताकत को समझिए और इसकी काट के लिए तैयार रहिए कि इस तरह का झूठा नैरेटिव सही हो, उसमें कोई बुराई नहीं है मानने में। भाई कमज़ोरी अगर किसी की है तो वो मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कमज़ोरी ना हो और उसको कमज़ोरी बताया जाए। जिसकी कमज़ोरी हो उसको ताकतवर बताया जाए, जो कमज़ोर हो उसको ताकतवर बताया जाए। ये नैरेटिव नहीं चलने देना चाहिए। तो इसलिए सारे तर्कों, तथ्यों पर विचार करने के बाद ऐसे नैरेटिव को ध्वस्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही इतना सा मेरा अनुरोध है। 30 साल से एक नैरेटिव जिस पर हम आप सब लोग विश्वास करते आए हैं,
वो कितना गलत, कितना झूठा, कितना तथ्यहीन है, ये मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।